नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल वर्ड में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, सो बने रहिए हमारे साथ कहानी के आखिर तक। किसी राज्य में एक गडरिया रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके एक के बाद 4 लड़कियां हुई। गडरिया और उसकी पत्नी चाहती थी कि उनके घर पुत्र का जन्म हो, इसलिए वे अपने लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे। एक दिन गडरिये की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा सा आटा पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हलवा बना दूं। गडरिया राजी हो गया। गडरिया और उसकी पत्नी चाहती थी कि जब उनकी लड़कियां सोई रहें तभी हलवा खाया जाए। उसकी पत्नी हलवा बना ही रही थी कि उसी बीच एक एक करके वे चारों लड़कियां उठ गईं। गडरिया ने अपने बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चलते हैं। उन लड़कियों को बेर बहुत पसंद थे। वे तुरंत तैयार हो गईं। गडरिया ने उन 4 लड़कियों के साथ बेर के जंगल चला गया। वहां बहुत सारी बेर की झाड़ियां थीं। गडरिये अपने साथ ओढ़ने के लिए एक कंबल भी ले गया था। उसने उन 4 लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लेना तो तुम मुझे मेरे पास ही आकर मिलना। लड़कियां पेड़ों से बेर तोड़ते तोड़ते काफी आगे चली गईं। गडरिये ने वहां एक झाड़ी पर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर लड़कियों को लग रहा था कि वहां कोई आदमी बैठा हुआ है। गडरिये को तो हलवा खाने की पड़ी थी। वह उन 4 लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और उसने हलवा खाया। इस घटना को बीते कई दिन, महीने और वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण गडरिये के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद गडरिया और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ रहा था। एक दिन गडरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बेटियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में होंगी। उसकी पत्नी बोली, ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है कि हमारी लड़कियां कहीं जरूर अच्छी जगह पर होंगी। अपनी पत्नी से विचार विमर्श करने के बाद गडरिया अपनी लड़कियों को ढूंढने जंगल चल पड़ा। उसने वहां आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, पर वहां कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। एक दिन बेर के जंगल में एक आदमी गडरिये को मिला। गडरिये के पूछने पर वह बोला, इस बेर के जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। गडरिया आगे बढ़ता गया। कुछ देर चलने पर उसे कुछ हड्डियां दिखाई पड़ी। उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवर ने मार कर खा लिया होगा। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती दिखाई दी। गडरिया को रोते हुए देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं, और आप रो किस लिए रहे हैं। गडरिया ने उसे पूरी बात बता दी। गडरिया की बात सुनकर वह मुस्कुराई। वह बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। युवती ने कहानी को सुनाना शुरू किया। एक बार 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से ही उस कंबल को ही अपना पिता समझ रहीं। उन लड़कियों ने खूब बेर खाई और वह कुछ अपने माता पिता के लिए भी रखे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात बहुत ज्यादा हो गई थी। वह जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें घोड़े पर सवार एक घुड़सवार दिखा। उन्होंने घुड़सवार को अपनी सारी परेशानी बताई। वह घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। राजा ने उन चारों बहनों को घोड़े पर बिठाकर अपने राजमहल ले गया। उस राजा के 4 बेटे थे। उसने अपने चारों बेटों की शादी उन लड़कियों से करा दी। बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानियों के अनुसार उन चारों लड़कियों का राजकुमारों के साथ विवाह हो गया, पर मेरी बेटियां पता नहीं कहाँ और किस हाल में होंगी, वह जीवित भी होंगी या नहीं। वह लड़की बोली, आप मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं आपको एक जगह ले चलती हूँ। क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में कुछ पता चल जाए। गडरिया उस युवती के साथ घोड़े पर बैठ गया। वह दोनों एक साथ राजमहल पहुंचे। उस युवती ने गडरिये को अतीत विश्राम गृह में पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद उस युवती के साथ 3 और युवतियां विश्राम गृह में पहुंची। उन युवतियों को देखकर गडरिया सोचने लगा, मेरी लड़कियां अगर आज जीवित होती तो शायद इन्हीं के हम उम्र की होती, और इन चारों की युवतियों की शक्ल सूरत मेरी बेटियों से भी मिल रही है। हो सकता है कि यह मेरी ही बेटियां हों। मुझ गरीब की बेटियां और इस राजमहल में नहीं, यह मेरी बेटियां नहीं हो सकती। पिताजी, जिस हलवे को खाने के लिए आपने हमें बेर के जंगल में छोड़ दिया था, क्या वह हलवा अभी बचा है। सबसे छोटी लड़की की कही इस बात से गडरिया अपने सोच में ही दुनिया से बाहर निकल आया। सबसे छोटी लड़की की कही इस बात से गडरिया अपने सोच की दुनिया से बाहर आ गया। मुझ गरीब की बेटियां इस महल में, गडरिया ने बहुत ही आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी,
इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हमें बेर के जंगलों में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी बेटी ने ऐसा बोला। गडरिया अपने बेटियों को पाकर बहुत खुश हुआ। अपने दुष्कर्मों के लिए उसने अपनी बेटियों से क्षमा मांगी और इस तरह अपनी बेटियों को दोबारा पाकर वह बहुत खुश हुआ। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ कहानी के दूसरे पड़ाव में। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। दिन का तीसरा पहर चल रहा था। सूर्य की किरणें आग के समान पड़ रही थीं। सभी जीव जंतुओं का बुरा हाल था। पेड़ पौधे भी गर्मी से झुलस रहे थे। उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य तथा महाकवि कालिदास दरबार में बैठे थे और बाकी सभी नवरत्न अपने अपने घरों की ओर जा चुके थे। यह वही विक्रमादित्य थे जो अपनी न्याय तथा वीरता के लिए आज भी जाने जाते हैं, तथा महाकवि कालिदास उन्हें कौन नहीं जानता। उन्होंने ही मेघदूत, रघुवंश और शकुंतला जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। राजा विक्रमादित्य और कालिदास दोनों गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान थे। दोनों पसीने से लथपथ थे। सेवक पंखा झोल रहे थे, किंतु पसीना रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सेवक उनका पसीना बार बार पोंछे जा रहा था। प्यास के मारे बार बार कंठ सूखा जा रहा था। दोनों के पास मिट्टी की सुराही रखी हुई थी। प्यास बुझाने के लिए उन्हें बार बार पानी पीना पड़ रहा था। सुराही के ठंडे पानी को पीकर उन्हें कुछ समय के लिए उन्हें राहत मिल जाती थी। राजा विक्रमादित्य अत्यधिक सुंदर थे। गर्मी और पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर ओस की तरह चमक रही थीं। राजा विक्रमादित्य और कालिदास के बीच बहुत ही अच्छी मित्रता थी। उनमें हमेशा नोकझोंक चलती रहती थी। एक दूसरे को मूर्ख बनाने का कोई भी अवसर दोनों नहीं छोड़ते थे। विक्रमादित्य ऐसे किसी भी अवसर को गंवाना नहीं चाहते थे, पर महाकवि कालिदास भी उन्हें करारा उत्तर दे देते थे। होता यह था कि पहल राजा करते थे और अंत में महाकवि उन्हें मूर्ख बना देते थे। अचानक विक्रमादित्य का ध्यान महाकवि के मुख पर गया। उन्हें मूर्ख बनाने के लिए राजा मचल उठे। वह बोले, महाकवि, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप विश्व के महाकवि, चतुर तथा गुणी व्यक्ति हैं, किंतु साथ ही साथ यदि ईश्वर ने आपको सुंदरता दी होती तो कितना अच्छा होता। कालिदास ने कहा, महाराज, इसका उत्तर मैं आपको आज नहीं कल दूंगा। संध्या होती ही कालिदास दरबार से सीधे सुनार के घर गए। उन्होंने सुनार को रातों रात सोने की अति सुंदर सुराही तैयार करने का आदेश दिया और घर लौट आए। दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही कालिदास वहां पर जा पहुंचे। उन्होंने राजा की मिट्टी की सुराही हटाकर उसके स्थान पर सोने की सुंदर सुराही पहले के स्थान पर रख दी। ठीक समय पर दरबान ने आवाज लगाई, जम्बूद्वीप अधिपति महाराज अधिराज विक्रमादित्य पधार रहे हैं। राजा अपने अंगरक्षकों के साथ दरबार में पधारे। सभी सभासदों, नवरत्नों तथा गणमान्य व्यक्तियों उठकर उनका स्वागत किया। राजा के सिंहासन ग्रहण करने के बाद सभी ने अपना आसन ग्रहण किया। आज भी गर्मी का कहर बरस रहा था। पंखे जोर जोर से झोले जा रहे थे, किंतु हवा भी गर्म थी। कार्रवाई प्रारंभ होने से पहले ही महाराज को प्यास लगी। उन्होंने पीने के लिए इशारा किया। एक सेवक ने उनकी सुराही से पानी निकालकर गिलास भरा। पानी ओंठों से लगाते ही महाराज सेवक पर क्रोधित हो गए। वह क्रोधपूर्वक बोले, क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? सेवक थर थर कांपने लगा। कालिदास ने तुरंत सुराही से कपड़ा हटाया। सोने के सुराही की चमक देखकर सभी दंग रह गए। यह क्या, सोने की सुराही? वहां मौजूद सभी लोग सुराही की सुंदरता का गुणगान करने लगे। कोई असली सोने की तारीफ करता तो कोई उसकी बनावट और गढ़ाई की। राजा विक्रमादित्य का क्रोध और थमा नहीं, बढ़ता ही गया। वह बोले, पानी भी कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? कहाँ गई मिट्टी की सुराही? सोने की सुराही यहाँ किस मूर्ख ने रखी थी? पास खड़े हुए कालिदास ने कहा, क्षमा करें महाराज, वह मूर्ख मैं ही हूँ। मैंने ही सोने की सुराही यहाँ रखी थी। महाराज आश्चर्य से बोले, महाकवि, आप ऐसा काम कर सकते हैं? हाँ महाराज, ये मैंने ही रखा है। पहले वाली सुराही बेहद बदसूरत और गंदी लग रही थी। मैंने सोचा कि सुंदरता के पुजारी के पास बदसूरत सुराही किस मूर्ख ने रखवाई होगी, इसलिए मैंने उसे हटाकर उसके स्थान पर असली सोने की सुंदर सुराही रख दी। क्या आपको पसंद नहीं आई महाराज? इतना कहकर वह चुप हो गया। महाकवि कालिदास का व्यंग महाराज समझ गए। उन्होंने तुरंत महाकवि से माफी मांगी। किसी भी व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है, न कि उसके रंग या रूप का। दोस्तों, ये कहानियाँ आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।